ये तब की बात है जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था। हमें स्कूल से एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था जो हमें 2 हफ्ते में करके देना था। हमारी टीचर ने हमें अपने पसंद का पार्टनर चुनने का मौका भी दिया था और मैंने चुनाव किया अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर का। लेकिन हमने 1 हफ्ते तक उस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू नहीं किया था। जब प्रोजेक्ट देने में सिर्फ 3-4 दिन रह गए थे तो हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। मैंने पीटर से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? स्कूल की बात का समय था और हम पास ही के एक स्टोर पर गए थे। पीटर ने चिंता भरी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से अभी भी हमारे पास काफी वक्त है। अगर हम मिलकर काम करें तो इसे पूरा कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, करते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों ना किसी के घर पर जाकर एक साथ इस प्रोजेक्ट को करें? शायद हाँ, लेकिन हम किसके घर जाएंगे? मेरा घर खाली नहीं है। कल वहां मेरे अंकल और आंट आ रहे हैं, इसलिए वहां नहीं कर सकते। और मेरा घर हमारे लिए काफी छोटा है। मैं अपना कमरा मेरे 2 भाइयों के साथ शेयर करता हूं। हम दोनों में से किसी के भी घर में काम नहीं किया जा सकता था, इसलिए हम और कोई जगह के बारे में सोचने लगे जहां हमारा काम हो सकता था। तभी पीटर के दिमाग में सुझाव आया, हे क्यों ना हम स्कूल में ही अपना काम करें? हमें स्कूल में खाली वक्त मिलता कहाँ है यार? नहीं, मेरा मतलब है कि क्यों ना हम रात को स्कूल जाएं और तब वहां काम कर लें। क्या तब वो स्कूल बंद नहीं कर देते? नहीं, स्कूल में नाइट क्लासेस चलती हैं जिसकी वजह से वो रात में खुला रहता है। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो? मुसीबत में पड़ जाएंगे? किस लिए? होमवर्क करने के लिए? नहीं, मेरा मतलब है कि कम ऑन, अब जब हमारे पास काम करने के लिए जगह है तो तुम्हें करना नहीं है। पीटर सही कह रहा था। हमने ठीक उसी समय जब नाइट क्लास शुरू होती है स्कूल में मिलने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां ना के बराबर कोई दिखा। यहां तक कि गेट पर गार्ड्स भी नहीं थे। वो जगह इतनी शांत और अंधेरे से भरी थी कि मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि दिन में यही जगह कितनी जीवित लगती है। हमारी क्लास कैंपस के ठीक सामने थी। हमने हॉलवे में चलना शुरू किया। सिर्फ एक लाइट हॉलवे के बीचों बीच जल रही थी। हालांकि उस हॉलवे में खिड़कियां भी थी, लेकिन चांद की रोशनी से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था। हमने अपनी क्लास में घुसने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बंद थी। इसलिए हमने सोचा कि हम हॉलवे में ही काम कर लेंगे। हम जमीन पर बैठ गए और अपने प्रोजेक्ट में लग गए। अरे यार, मुझे नहीं पता था कि रात में हमारा स्कूल इतना डरावना लग सकता है। तुम चुप करो, जल्दी से अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। क्यों? ओह, तुम्हें डर लग रहा है? बहादुर टॉमी अंधेरे से डर गया। पीटर हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने लगा और मैं गुस्से में उसे लात मारने ही वाला था कि हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी। हम दोनों की नजर फौरन हॉलवे की दूसरी ओर गई जहां से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब ढंग से चल रहा है, जैसे कोई एक कदम रखता और अपना दूसरा कदम लड़खड़ाते हुए घसीटता। उस अंधेरे में हमें हॉलवे के आखिर में कुछ नहीं दिख रहा था। वो कैसी आवाज थी? आखिर वहां है कौन? मुझे नहीं पता। लगता है कोई यहां आ रहा है। हम उस अंधेरे हॉलवे की तरफ देखते रहे, ये सोचकर कि किसी भी वक्त वहां से कोई टीचर या स्टूडेंट बाहर निकल कर आएगा, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। एक आदमी धीरे से बाएं ओर से निकल कर आया। उसने हमारे स्कूल में सफाई करने वाले जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी का कद ज्यादा लंबा नहीं था और उसके हाथ में एक झाड़ू था। उसके बाएं पैर में कुछ दिक्कत थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और तब हमें पता चला कि ये उसी के आने की आवाज थी। पहले उसने हम पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो हॉलवे के आधे रास्ते तक आया वो रुक गया और फिर हवा को अजीब ढंग से सूंघने लगा और फौरन हमारी तरफ देखने लगा। मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल ग्रे रंग की आंखें थी। वो बिना कुछ कहे बस हमें घूरता रहा। उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। वहां एक अजीब सा माहौल बन गया और उसको तोड़ने के लिए मैंने बात शुरू की। हाय, हम बस यहाँ अपना होमवर्क कर रहे हैं। हाँ, और हम जल्द से जल्द ये खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। वो आदमी धीरे से हमारी ओर बढ़ा और हॉलवे की लाइट के नीचे आकर खड़ा हो गया। अब हम उसे देख सकते थे। उसे देखकर हमें कुछ अलग नहीं लग रहा, सिर्फ उसके हाव भाव कुछ अलग थे। वो हमें पहले की तरह बस देखता रहा और फिर उसने एक बड़ी लेकिन अजीब सी मुस्कान दी। फिर उसने बड़े ही प्यार से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या? हम झूठ क्यों बोलेंगे? अंधेरे होने के बाद यहां कोई नहीं आता। यहां तक कि नाइट क्लास वाले बच्चे भी किसी बीमारी की तरह इस विंग से बचते हैं। मैं अकेला बहुत ऊब जाता हूं। पीटर और मैंने एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि आदमी कितना अजीब है।
देखो, हम जल्द ही काम खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे, कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लड़कों को जाने के लिए नहीं कह रहा। रुको, जितनी देर चाहो उतना रुक जाओ, मैं अकेले रहकर थक गया हूं। हमें अब अपने काम पर लगना चाहिए। ऐसा कहते हुए हम अपने काम पर लग गए, ये सोचकर कि वो आदमी खुद ब खुद वहां से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने हाथ में अपना झाड़ू लिए वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। उसने कुछ कहा नहीं, ना ही वहां से गया, बस हमें देखता रहा और मुस्कुराता रहा। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं नहीं नहीं, मैं बस तुम दोनों को देखकर खुश हो रहा हूं। पीटर उस आदमी के इस अजीब बर्ताव को और बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर बोला, क्या तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं है? साफ सफाई। लेकिन मुझे यहां रहना अच्छा लग रहा है, तुम लोगों के साथ। क्या? ये क्या पागलपन है? चलो यहां से टॉमी, हम अपना बाकी का काम नाइट क्लास की विंग में पूरा कर लेंगे। इस पागल के साथ रहने से बेहतर तो यही है कि हम किसी टीचर की आज्ञा लेकर काम कर लें। पीटर, इस तरह बात मत करो। हम वहां से जाने के लिए उठ गए और उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से से उसके माथे की नसें बाहर आ गई। वो हमें देखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। क्या क्या कहा तुमने मुझे? पागल, क्योंकि तुम वही हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम अकेले क्यों रहते हो। चलो टॉमी। मैं जानता था कि पीटर सही बर्ताव नहीं कर रहा, लेकिन उस समय मैं भी उस आदमी से छुटकारा पाना चाहता था। हम वहां से निकलने के लिए मुड़े और मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। इससे पहले कि मैं सोच पाता कि क्या, पीटर के सर पर एक जोरदार वार हुआ। उसने झाड़ू आता हुआ नहीं देखा, जिसकी वजह से उसके सर पर जोर की चोट आ गई। दर्द में चिल्लाते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया और मैंने देखा कि वो आदमी ठीक हमारे पीछे खड़ा है और हंसते हुए मजे ले रहा है। क्या बदतमीजी है। तुम्हें पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं। ये दुनिया पागल है, तुम जैसे लोग पागल हैं, जो एक अकेले आदमी को प्यार देना, उसका ख्याल रखना नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें सबक कैसे सिखाना है। ऐसा कहते हुए उसने मेरी नाक पर जोर का मुक्का मारा। वो आदमी लंगड़ा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत जान थी। मैं अपने खून से बहती हुई नाक लेकर जमीन पर गिर गया और फिर उसने पीटर को उसके बालों से पकड़कर उस तरफ घसीटना शुरू कर दिया जहां से वो खुद आया था। पीटर हवा में पैर मारने लगा, चिल्लाया, लेकिन उस आदमी की ताकत उससे कई ज्यादा थी। मैं इतनी ज्यादा दर्द में था कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में कुछ वक्त लग गया। आखिरकार वो आदमी उस हॉलवे के उस अंत तक पहुंच चुका था जहां पर हमने उसे सबसे पहले देखा था। मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ भागने लगा। मेरे हाथ में खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। मैंने उसके सर के बालों को पकड़ते हुए अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें खींच डाला। उसके सर के बाल मेरे हाथ में आ गए और उसके सर के उस हिस्से से खून निकलने लगा। उसने उसी वक्त पीटर को छोड़ा और मेरी तरफ मुड़ गया। उसने मुझे गले से पकड़कर मुझे हवा में उठा दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था और अब वो मेरा खून का प्यासा था। अपनी पूरी जान लगाकर वो मेरा गला घोटने लगा। मेरा चेहरा फीका पड़ने लगा। मैं खुद को उसके चंगुल से छुड़ा नहीं पा रहा था और मेरी आंखों के आगे सब धुंधला हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। पीटर अभी भी अपने सर को पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ था। उस आदमी की आंखें, जो अभी तक झपकी नहीं थी, और बड़ी होने लगी, जैसे अपने हाथों से मुझे मारता हुआ देख उसे मजा आ रहा हो। मैं नहीं जानता कि मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने अपनी जेब से नोकीली पेंसिल निकाली और उसकी आंख में घुसा दी। लेकिन वो आदमी वाकई पागल था। वो चिल्ला रहा था और उसकी आंख से खून भी निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने अपनी पेंसिल को उसकी आंख में घुमाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो अंदर गड़ चुकी है। उसकी आंख से और ज्यादा खून बहने लगा और उसका मांस भी बाहर आ गया। आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। मैं सांस की कमी होने की वजह से जमीन पर गिर गया। तभी पीटर ने मुझे अपना हाथ दिया और कहा, टॉमी चलो, हमें यहां से निकलना होगा। हम दोनों अपनी जान बचाते हुए नाइट क्लास वाले विंग में पहुंचे। हम दोनों बच्चों को वहां स्कूल की बात उस हालत में देखकर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हैरान हो गए। उन्होंने पुलिस और सहकर्मियों को फोन किया। हमारे पेरेंट्स को भी बुला लिया गया। पुलिस ने आते ही उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो हॉलवे में बेहोश पड़ा था। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैं अभी भी उसकी आंख में गड़ी हुई मेरी पेंसिल देख सकता था। वो फिर भी मुझे अपनी दूसरी आंख से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं आशा करता हूं कि वो कभी जेल से बाहर ना निकले। मुझे शिक्षक बनना पसंद है।
खासकर युवा बच्चों के लिए। जब से मैं हाई स्कूल में थी और मैं अपने छोटे भाई को उसके स्कूल के काम में उसकी मदद करती थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं यही करूंगी। अपना कॉलेज खत्म करने के ठीक बाद मैंने एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी करना शुरू कर दिया और वहां मुझे एहसास हुआ कि मुझे युवा बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद है। वो बहुत प्यारे होते हैं, मजाकिया होते हैं और ज्ञान पाने के भी इच्छुक होते हैं। जब आप उनके साथ प्यार से रहते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपना प्यार दिखाने के लिए आपको छोटे छोटे तोहफे जैसे कि सेब या कुकीज देते हैं। जाहिर है कि ऐसे में मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन जब आप बच्चों को शांत और उनका सहयोग करना शुरू कर दो तो वो मुश्किल वक्त निकालना भी आसान हो जाता है। और इसी तरह मैंने उस स्कूल में अपने 3 साल गुजारे और बच्चों की पसंदीदा शिक्षक बन गई। उस वक्त तक मुझे लगा था कि मैंने काफी कुछ देख लिया है, लेकिन आखिर में हमेशा ऐसा कुछ न कुछ रह ही जाता है जो आपको चौंका देता है। लेकिन एक बच्चे के साथ हुई ये घटना चौंका देने से ज्यादा मुझे हर रात डरा देती है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं। स्कूल का नया साल शुरू हो रहा था। मैं बच्चों का एक बार फिर स्वागत करने के लिए मदद करवा रही थी। इन दिनों का मुझे हमेशा से बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि मुझे नए बच्चों से मिलने और उन्हें जानने का मौका मिलता था। अक्सर युवा बच्चों के मामले में उनके पेरेंट्स उन्हें क्लास के लिए छोड़ने आते हैं, उन्हें गाल पर किस करते हैं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाकर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन एक बच्चा खुद ब खुद क्लास में चलकर आ गया, बिना कुछ कहे। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे पहले कभी उसके स्कूल में देखा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो क्लास में नया है और शर्मीला भी, जिसकी वजह से उसने हेलो नहीं कहा। हेलो प्यारे बच्चे, मेरा नाम डैफ्नी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नोआ फिलिस है। मैं इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ नोआ। अच्छा रहेगा अगर मैं लिस्ट चेक कर लूं, ये देखने के लिए कि तुम वाकई सही क्लास में आए हो या नहीं। मैं सही जगह हूं, मैं जानता हूं सही जगह। वो सही था। मुझे बच्चों की जो लिस्ट दी गई थी उसके हिसाब से नोआ फिलिप्स मेरी ही क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी जिस तरह उस लड़के ने मुझसे बात की उससे मुझे बहुत अजीब लगा। उसकी बात में जो अलग था वो इस उम्र के बच्चों में आम देखने को नहीं मिलता, और वो अपनी उम्र के बच्चों से बड़ा भी लग रहा था। शायद वो एक बुद्धिमान बच्चा था, शायद उसके पेरेंट्स उसे छोड़ने आए थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जो भी था, मैंने उसे भूल जाना ही ठीक समझा। शायद ये एक बार होने वाली बात थी। लेकिन अगले कुछ दिन मुझे इस बात पर और भी ज्यादा यकीन हो गया कि ऐसा नहीं है। नोआ हमेशा अपना होमवर्क ठीक से करता, बिना एक भी गलती के। जब भी मैं क्लास में उससे कुछ पूछती तो वो बिना झिझकते हुए जवाब देता। वो काफी बुद्धिमान था, ये साफ जाहिर था। वो अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत सभ्य था। क्लास के सबसे शांत बच्चे भी कभी कभी मस्ती कर लेते थे, लेकिन नोआ ने ऐसा कभी नहीं किया। वो बहुत ही ज्यादा शांत बच्चा था और सिर्फ तभी बात करता था जब जरूरी हो। मुझे लगने लगा कि शायद उसे बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने में तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मैंने क्लास में एक एक्टिविटी भी रखी, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। वो बस अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहता, जितना हो सके उतना बाकी बच्चों से दूर। जब भी कोई बच्चा उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता तो वो घबरा जाता और परेशान हो जाता। सिर्फ उसी वक्त उसके शांत चेहरे पर चिड़चिड़ापन दिखता था। इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को बताने से पहले मैंने उस पर कुछ हफ्तों तक नजर रखने के बारे में सोचा। मैंने गौर किया कि उसकी आंख के नीचे वाले गड्ढे दिन बर दिन गहरे होते जा रहे थे। ब्रेक के समय वो अकेले बैठकर खाना खाता। उसका खाना उसके लिए काफी ज्यादा होता था और काफी प्यार से बना लगता था, सिर्फ शुक्रवार के दिन को छोड़कर। उस दिन वो लंच में जंक फूड लाता था, जैसे उसने खुद ही तय किया हो कि वो स्कूल में क्या ले जाएगा। उसके बैठने का ढंग में भी डर था, कंधे झुके हुए लेकिन आंखें हमेशा चौकन्नी। इस समय तक मैं बहुत दुविधा में पड़ चुकी थी। मैंने कभी किसी भी बच्चे को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। एक तरफ जिम्मेदार और सुलझा हुआ, परिवार द्वारा ध्यान से पाला जाने वाला, और दूसरी तरफ रूखा, अकेला और परेशान, किसी के साथ खेलने में कोई रुचि ना रखने वाला। यहां तक कि जितना अजीब ये सुनने में लग रहा था, उससे कई ज्यादा विश्वास करने में था कि इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है। इस बच्चे के बारे में मुझे पहले से ही बहुत चीजें खटक रही थी, और बिना इस बात पर शक किए कि इसके साथ कुछ हो रहा है, मैंने उसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। बदकिस्मती से उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी नोआ के पेरेंट्स को मुझसे आकर मिलने के लिए फोन कर दिया। उसके पेरेंट्स वीरवार को स्कूल के बाद मुझसे आकर मिलने के लिए राजी हो गए। उस दिन नोआ रोजाना से कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ लग रहा था।
वो किसी भी बच्चे को अपने जरा से भी करीब आने नहीं दे रहा था। जब वो एक बच्चे पर चिल्लाया तो मुझे बीच में जाना पड़ा। हे नोवा, शांत हो जाओ, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहे। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुम क्लास में बैठकर खाना चाहोगे? वहां तुम्हारे साथ सिर्फ मैं रहूंगी। आपने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब? आपने ऐसा क्यों किया? मैं अच्छे से रह रहा था, मैंने सारा होमवर्क किया। ये आपकी गलती है। मैं आपसे नफरत करता हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वहां से जाने से पहले नोवा ने मुझे नफरत और नाराजगी भरी नजरों से देखा। मैं हैरान थी। मैंने आज तक किसी बच्चे की आंखों में ऐसी भावनाएं नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी मैंने उस समय के लिए अकेला उसे छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं उसके पेरेंट्स से मिलने के बाद ही उसकी बेहतर मदद कर पाऊंगी। जब क्लास खत्म होने के लिए बेल बजी तो मैं स्कूल के गेट पर खड़ी हो गई। नोवा भी वहां था, मेरे साथ अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद भूरे रंग के बालों वाला एक लंबा आदमी, जिसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे, नोवा की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे छोटे कद में लाल रंग के बालों वाली एक महिला थी, जो दिखने में ठीक लग रही थी। मुझे यकीन था कि ये उसी के पेरेंट्स हैं। मैं उनके पास जाकर उनसे मिलने में हिचकिचाई नहीं और उन्हें अपने साथ ऑफिस तक ले गई। जब मैं नोहा के बारे में उनसे बात कर रही थी तो नोहा बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो आदमी बड़े ही अजीब ढंग से मुझे देख रहा था, बिना अपनी आंखें झपकाए। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपना ध्यान मुद्दे से हटाया नहीं। ये एक बच्चे के हिसाब से बहुत ही अजीब बर्ताव है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर वो ऐसा ही है, आप उसे अकेला छोड़ दें। मिस्टर फिलिप्स, मैं समझती हूँ कि अपने आप में रहने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन नोहा एक ऐसा बच्चा है। हमारे बेटे को अकेला छोड़ दीजिए। माहौल तंग हो गया था, इसलिए ज्यादा दबाव डालना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इस बात का बिना कोई हल निकाले मैंने उन्हें ऑफिस के बाहर तक छोड़ दिया। वहां उस आदमी ने अपने बेटे को धक्के देते हुए उठा लिया। मैं आश्चर्य होकर देखती रही और वो उसे हाथ से पकड़कर दूर ले गया। अगले दिन जब से मैंने नोहा पर और ध्यान देना शुरू कर दिया, इस बार वो किसी बात से थका हुआ लग रहा था, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि जब भी वो मुझे देख रहा था तब उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत दिखाई दे रही थी। वो लड़का और भी ज्यादा बुरी हालत में था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। मैं सुबह से डरी हुई बैठी थी। फिर खाना खाने का समय आ गया। हे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अचानक क्लास से चिल्लाने की आवाज आने लगी। क्या हुआ? मैं बस यहां से गुजर रही थी। मेरी एक स्टूडेंट नोहा के पास खड़ी थी। तुम मेरे पास हो, बहुत पास। तुमने मुझे छुआ, पीछे हटो। वो लड़की हैरान परेशान हो गई। दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो मुझसे। एक सेकंड के अंदर नोहा ने अपने हाथ में कैंची ली और उसे उस लड़की के पेट में घुसा दिया। वहां खड़े सभी बच्चे दहशत से चिल्लाने लगे। मैंने कहा था कि मुझसे दूर हट जाओ। वो लड़का बार बार उस लड़की के पेट में कैंची घुसाने और निकालने लगा और वो लड़की दर्द में चिल्लाती रही। मैं उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची तो उस बच्ची के कपड़े खून से लाल हो चुके थे और जमीन भी। दूर हटो, दूर हटो। नोवा! जब मैं नोहा को दूर कर रही थी तो वो बहुत ही हिल रहा था और मुझे अपनी बाजू में दर्द का एहसास हुआ। मैंने उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन इस सब में उसने मुझे भी कैंची से घाव दे दिया था। इतने में बच्चों के इस तरह चिल्लाने की वजह से और टीचर्स भी आ गई। कुछ ने डर के पुलिस को भी फोन कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई शुरू हो गई। मैं कभी भूल भी नहीं सकती कि छानबीन में क्या पता लगा। इस बात की काफी समय तक सुर्खियां बनी रही। उन्हें पता चला कि नोहा का पिता एक कातिल था। जब उसकी बीवी ने ये बात कबूल की कि वो उसे और उसके बेटे को भी लोगों को मारने के लिए दबाव डाल रहा था। काफी छोटी उम्र से नोहा को मौत से रूबरू करवा दिया गया था। वो बच्चा खुद को काबू में रखने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर हमेशा किसी को मारने का दबाव बना रहता था, इसलिए वो लोगों से दूर ही रहता था। अगर किसी ने उसे छुआ तो वो अपना काबू खोकर उसे मार डालता। मेरा नाम फ्रांसिस है और मैं अगले हफ्ते हाई स्कूल पास करने वाला हूं। मैं उन कुछ बच्चों में से हूं जो घर से स्कूल पढ़ते हैं और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पेरेंट्स काफी समझदार हैं और उन्होंने मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मुझे लोगों से बातचीत करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि पड़ोस में मेरे बहुत दोस्त हैं और तो और मैं 13 साल की उम्र तक स्कूल भी गया हूँ।
मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन उस शुक्रवार जो हुआ उसके बाद मैं दोबारा कभी वहां नहीं जाना चाहता था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा। मुझे याद है कि वो छुट्टियों से पहले का आखिरी शुक्रवार था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने दिमाग में पहले ही सोच लिया था कि ये ठीक अपने पेरेंट्स और बड़े भाई के साथ बीच जाने जैसा ही है। उस दिन हमारे मैथ्स और इंग्लिश की क्लास थी। इंग्लिश की टीचर क्लास में एग्जाम पेपर्स चेक कर रही थी और हम बैठे रीडिंग कर रहे थे। उन्होंने हमसे वादा लिया कि अगर हम शांति से बैठेंगे तो वो हमें कोई काम नहीं देंगी, इसलिए हम सब खुश थे। उनकी क्लास खत्म होने के बाद जब हम रिसेस से लौटे तो हमने सोचा कि हम थोड़े मजे करके जल्दी घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारी मैथ्स की टीचर मिस कॉलिन अक्सर नहीं आती हैं। ये टीचर हमारे पहले मैथ्स टीचर की जगह सिर्फ कुछ ही दिन के लिए आई थी, क्योंकि हमारे पुराने मैथ्स टीचर रिटायर हो गए थे और बाकी के मैथ्स टीचर अपना सिलेबस खत्म करने के चक्कर में व्यस्त थे। इसलिए अक्सर क्लास में अनुपस्थित होने के बावजूद हमारे प्रिंसिपल के पास इन्हें हमारी क्लास देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हम सभी दोस्त क्लास में बैठकर मोबाइल फोन पर वीडियो गेम्स खेल रहे थे। क्लास शुरू हुए 15 मिनट हो चुके थे और हम सोच ही रहे थे कि शायद हमें जल्दी घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन अचानक दरवाजा खुला। वो हमारी टीचर मिस कॉलिंस थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। जैसे ही वो अंदर आई, उन्होंने दरवाजे के पास लौरा को खड़े देखा और इससे पहले कि लौरा अपनी जगह पर जाकर बैठ पाती, कॉलिन ने उसे उसके बालों से पकड़ा और ऊंची आवाज में कहा, लौरा, तुम क्लास की वो लड़की हो जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जाने की इजाजत देती हूं। यहां से सीधे नर्स के ऑफिस में जाओ और उससे अपने कान चेक करवाओ। मेरे कान क्यों? लौरा ने हैरानगी में रोते हुए पूछा। उसे जवाब देने के बजाय टीचर ने अपनी जेब से गन निकाल ली और उसके कान के बगल में रख दी और फिर दीवार पर निशाना लगाकर चला दिया। क्लास के सभी बच्चे डर के मारे सुन्न पड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लौरा इस गनशॉट की वजह से बहुत डर गई और उसके कान सुन्न हो गए। टीचर ने उसे मेडिकल रूम में जाने का हुक्म दिया। उसके बाद कॉलिन ने क्लास का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पूरी क्लास में शांति थी। वो अपनी डेस्क तक गई। वहां अपनी गन रखने के बाद उसने कहा, सुनो बिगड़ैल बच्चों, आज मेरा दिन बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। अगर तुम में से कोई भी खड़ा हुआ या बात की या फिर अपना फोन इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? सभी बच्चे उसे डर से चुपचाप और शांत बैठे रहे, बिना उसे कोई जवाब दिए। इस वजह से कॉलिन ने क्लास की छत पर गोली चलाई। किस्मत से ऊपर वाली क्लास खाली थी। क्या तुम्हें समझ आया? वो चिल्लाते हुए दोहराने लगी। इससे पहले कि बच्चे उसकी बात का जवाब दे पाते, क्लास के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की और किसी के बोलने की आवाज आने लगी। कॉलिन, तुमने ये क्या बकवास लगा रखी है? बाहर निकलो यहां से और बच्चों को भी बाहर आने दो। देखो, पुलिस रास्ते में ही है। मैं दरवाजे के उस पार नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी आवाज से मैं पहचान गया था कि वो हमारे प्रिंसिपल की हैं। लेकिन डरा हुआ होने के बजाय वो गुस्सा थे। अब ध्यान देना, किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका ये अंजाम होगा। बिना हिचकिचाए कॉलिन ने दरवाजे की तरफ लगातार 3 गोलियां चला दी और दरवाजा खटकना बंद हो गया। अचानक दरवाजे के उस पार किसी की गिरने की आवाज आई और नीचे से खून अंदर बहने लगा। बच्चे इस दर्दनाक नजारे को सह नहीं पाए और अंदर ही अंदर धीरे से रोने लगे। टीचर को अब तक एहसास हो गया था कि पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और मुझे गर्दन से पकड़ लिया और कहा, हेलो फ्रांसिस, तुम हमेशा अच्छा बर्ताव करते हो और तो और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम अभी भी वही करो, मेरे आगे रहकर मेरी सुरक्षा करके, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरे जुबान से कोई शब्द नहीं निकले। मैंने बस एक लंबी सांस ली और डर में कांपते हुए रोने लगा। कुछ मिनटों बाद पुलिस वहां आई। दरवाजे पर लाश देखकर हैरान पुलिस ने कहा, मिस कॉलिन, पुलिस ने आपको हर तरफ से घेर लिया है। बेहतर होगा अगर आप बच्चों को छोड़कर बाहर आ जाएं। तुम मुझे हुक्म मत दो, बच्चे मेरे पास हैं। तुम मेरी बात सुनो, वरना मैं एक एक करके सबको मारना शुरू कर दूंगी। यहाँ 20 बच्चे हैं। तुम चाहते हो मैं पहले से इसकी शुरुआत कर दूं? ऐसा कहते हुए उसने फिर से एक बार मेरे सर पर गन रख दी। मुझे आज भी उसका ठंडा एहसास याद है, और वो एहसास भी जब मुझे लग रहा था कि इसकी गोली किसी भी वक्त मेरे आर पार हो सकती है। देखो, इस काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बच्चों को छोड़ दो, हम बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कहा कि तुम चुप रहो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को मार डालूं? तुम मुझे उकसाना बंद करो। ओके, क्या चाहती हो तुम? हाँ, अब ठीक है।
मैं सारे बच्चों को रिहा कर दूंगी अगर तुम ऑफिसर कार्लोस मार्टिनेज को यहाँ ले आओगे। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में ही है। मैं चाहती हूँ कि वो बिना हथियार और सिर्फ एक कपड़े में यहाँ हो। अगर 20 मिनट में वो यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं एक एक करके इन चूहों को मारना शुरू कर दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हम अभी ऑफिसर से बात करते हैं। 19 मिनट, उसने गुस्से में कहा और अभी भी उसने मुझे बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ था। 15 मिनट निकल गए, जैसे कुछ सेकंड हो। मैं अपनी नजर घड़ी से हटा ही नहीं पा रहा था। क्या मेरी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट बचे थे? कॉलिन को भी इस बात का अंदाजा था, क्योंकि मेरी तरह उसकी नजरें भी घड़ी पर ही थी। फिर अचानक बाहर से आई एक नई आवाज ने हमारा ध्यान भटका दिया। मिस्टर कॉलिन, मैं ऑफिसर कार्लोस मार्टिनेज, मैं आ गया हूं, आइए बात कर लेते हैं। ओह, तो फिल्म का हीरो आ गया। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक कपड़ा पहनकर अपने हाथ ऊपर करके अंदर आ जाओ। मैं एक लड़के को दरवाजा खोलने के लिए भेज रही हूँ। जैसे ही तुम अंदर आ जाओगे मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगी और फिर दरवाजा बंद कर दूंगी। जैसा उसने कहा ठीक वैसे ही किया। उसने सभी बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन मुझे अभी तक गन पॉइंट पर अपने आगे रखा हुआ था। मिसेस कॉलिंस, मैं आपको पहचान गया। आप अपने पति के नक्शे कदम पर मत चलिए। आप बच्चों के लिए ही शिक्षक बनी हैं। आपके पति इन बच्चों को ड्रग्स देते थे, उन्होंने इनका भविष्य खराब किया था। किसी ने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, बेवकूफ आदमी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसे जेल में डाला और अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे पास खाने को नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि एक टीचर होने से मैं अपना किराया भर पाती होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता अगर तुम जैसे बेवकूफ ऑफिसर नहीं होते तो। गुस्से में उसने उस ऑफिसर के पैर पर गोली चला दी और वो जमीन पर गिर गया। उनके गिरते ही उसने मुझे छोड़ दिया और उस ऑफिसर को मारने लगी। ऑफिसर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे। मिसेस कॉलिन ने गन उनकी तरफ ही रखी हुई थी। अचानक दरवाजा जोर से टूट कर गिर गया और वहां से बहुत से पुलिस वाले अंदर आने लगे। कॉलिन मुझे ढूंढती हुई क्लास के कोने में देखने लगी और उसने मेरी तरफ अपनी गन घुमा दी। इससे पहले कि वो कोई और कदम उठाती, FBI ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और इन सब में मेरी जान बच गई। जब मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आए तो मैं सदमे में था। कुछ दिनों बाद मैंने साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी लेना शुरू कर दिया। पिछले साल ही मैं कार्लोस मार्टिनेज, जिन्होंने मुझे और बाकी बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था, उनसे मिलने की हिम्मत जुटा पाया। उन्होंने मुझे बताया कि उस हादसे से कुछ समय पहले ही उन्होंने कॉलिन के पति को पकड़ा था, जो शहर के कई ड्रग डीलर्स में से एक था। हादसे के बाद ये भी पता चला कि कॉलिन भी इस धंधे में शामिल थी। हालांकि उसने इस घटिया काम को छुपाने के लिए सिर्फ एक बार एक बच्चे का सहारा लिया था। मार्टिनेज और मैं अच्छे दोस्त बन गए और हालांकि मेरा पुलिस वाला बनने और इस हिंसा में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी।